ऐसा ही होता है जब आप कुछ ऐसा इन्वेंट कर देते हो जो ह्यूमैनिटी के लिए सही है या गलत है, आपको खुद ही पता नहीं होता है। जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर, जिन्हें फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब भी कहा जाता है, क्या वाकई वो अपने इन्वेंशन से खुश थे या फिर नहीं? ऐसा बहुत सारा सवाल आपके मन में जरूर आएगा ये मूवी देखने के बाद। क्रिस्टोफर नोलान की राइटिंग और डायरेक्शन पे सवाल उठाना सच में एक बेवकूफ़ी होगी। हमें पता है उन्होंने कैसी कैसी मास्टरपीस मूवीज हमें दी है और इस फिल्म को भी उनके बेहतरीन फिल्मों में से एक जरूर कहा जाएगा। देखिए, पहले तो एक स्पॉइलर वार्निंग के साथ ये बोलना चाहूंगा, ये मूवी उन लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है जो सिर्फ एंटरटेन के लिए मूवी देखते हैं। ये मूवी उन लोगों के लिए है जो साइंटिफिक, डॉक्यूमेंट्री और बायोग्राफी टाइप की मूवी पसंद करते हैं। वैसे साथ में बहुत जन ये सोच सकते हैं कि ये मूवी बेसिकली एटॉमिक बॉम्ब बनाना, बॉम्ब का फटना, जापान में उसका गिरना, ये सब को लेके मूवी है। पर सच बोलूं तो भाई साहब, क्रिस्टोफर नोलन की ये मूवी सिर्फ इसके ऊपर बेस नहीं है कि न्यूक्लियस फिजन से कैसे एक एटॉमिक बॉम्ब प्रोड्यूस होता है, बल्कि रॉबर्ट ओपेनहाइमर के लाइफ के ऊपर है। कैसे वो क्वांटम फिजिक्स को अमेरिका में लेके आए, कैसे उनको इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए चुना गया, कैसे वो कामयाब हुए, कैसे कामयाब होने के बाद भी उनको बहुत कुछ सहना पड़ा, कैसे उनके ऊपर इंक्वायरी बिठाया गया, कहीं वो देश का सीक्रेट बाहर लीक तो नहीं कर रहे हैं, कहीं वो रशियन कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ा हुआ तो नहीं है, कैसे उनका सिक्योरिटी पास उनसे छीना गया, कैसे वो इतना सफल होने के बाद भी टूट गए थे। एटॉमिक बॉम्ब से जो लोग मारे गए उनके लिए वो खुद को ही जिम्मेदार मानते थे। उनके दिमाग में हर टाइम यही चलता रहता था और साथ में उनका पर्सनल लाइफ भी बहुत ही अच्छे से दिखाया गया। बेसिकली 2005 में एक बुक पब्लिश हुआ था, अमेरिकन प्रोमेथियस, जो रॉबर्ट ओपेनहाइमर की जीत और ट्रेजेडी के ऊपर ही लिखा गया था। उस बुक के ऊपर बेस करके ये मूवी बनाया गया है। हर बार दूर से जो चीज दिख जाता है वो ऐसा नहीं होता है। एक साइंटिस्ट को सफलता मिलने के बाद उनके साथ और क्या क्या हो सकता है ये अच्छे से पेश किया गया है इस मूवी में। वैसे हमें पता है क्रिस्टोफर नोलन भाई साहब की मूवी को समझना सबके बस की बात नहीं है, तो मूवी को आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, उसके बाद ही समझ में आएगा। तो अगर आप इंग्लिश में उतना अच्छा है नहीं तो फिर हिंदी में देख सकते हैं, क्योंकि भैया मूवी में बस समझना ही है आपको और कुछ है नहीं। एक बायोग्राफी को भी 3-3 टाइमलाइन के थ्रू दिखाया गया है, तो भैया बहुत जन को ये पेचीदा तो लग सकता है। तो अगर आपको समझना है मूवी को तो आपको मन लगा के मूवी को देखना पड़ेगा। देखिए, स्टोरी को अगर शॉर्ट करके बोले तो अमेरिका में क्वांटम फिजिक्स के चर्चे रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने शुरू किया था। उनका करियर का ग्राफ ऊपर की तरफ ही जा रहा था, पर उनके अगेंस्ट कुछ न्यूज भी सुनने को मिल रहा था। वो कम्युनिस्ट मीटिंग अटेंड कर रहे थे, उनके भाई और भाई की बीवी भी कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर थे, उनके एक्स गर्लफ्रेंड भी कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर थे और उनके बीबी भी कम्युनिस्ट पार्टी का ही मेंबर थी। फिर भी उनको चुना गया इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए ताकि वो एटॉमिक बॉम्ब बना पाए और अमेरिका सुपर पावर देश हो सके और वर्ल्ड वॉर 2 का भी एंड हो। पर जब रशिया भी बॉम्ब बना लिया तब मचा बवाल। उनको टारगेट किया गया और उनको फंसाने की कोशिश किया गया इन सब में, क्योंकि उनका बीबी, उनका भाई, उनका एक्स गर्लफ्रेंड सभी कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर्स थे और उनका भी कुछ आना जाना था कम्युनिस्ट पार्टी के मीटिंग्स में। तो कैसे ही उनको पेश किया गया कि वही कम्युनिस्ट पार्टी मतलब रशियन कम्युनिस्ट पार्टी को इन्फॉर्मेशन लीक कर रहा है। पर उनके ऊपर लगा इल्जाम पूरी तरह से प्रूव नहीं हो पाया और साथ में वो पूरी तरह से बेगुनाह भी प्रूव नहीं हो पाया और उनको शायद फंसाने वाला था लुइस स्ट्रॉस, क्योंकि एक बार कॉन्फ्रेंस में ओपेनहाइमर ने लुइस का बहुत ही ज्यादा मजाक उड़ाया था और जो चीज लुइस के ईगो में बहुत ही ज्यादा हट किया था और लुइस ने उन सब का बदला लेने के लिए ही ओपेनहाइमर को फंसाने की कोशिश की। पर क्रिस्टोफर नोलन भाई साहब की मूवी है भैया, आप सोच रहे रह जाओगे और मूवी खत्म हो जाएगा। मूवी की स्टोरी के बारे में क्या कहूँ, बायोग्राफी है तो फिर जो है सो है, पर मूवी की म्यूजिक और साउंड, बैकग्राउंड साउंड मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। मूवी की बैकग्राउंड साउंड मूवी में एक अलग से जान डाल देता है। बहुत जन भगवत गीता के उस श्लोक को सुनने गए होंगे जो ओपेनहाइमर ने कहा था, पर गीता के साथ जो सीन को फिल्माया गया है वो सच में मुझे ऑफेंसिव लगा। मुझे ऐसा लगता है कि वो सीन को कोई दूसरे तरीके से भी दिखाया जा सकता था। वैसे बोलना पड़ेगा मूवी में काफी बड़े बड़े आर्टिस्ट को कास्ट किया गया है। किलियन मर्फी ने रोल प्ले किया है रॉबर्ट ओपेनहाइमर का और आरडीजे ने रोल प्ले किया है लुइस स्ट्रॉस की। सच में सभी एक्टर्स का एक्टिंग काबिले तारीफ था। वैसे मूवी 3 घंटे की ऊपर है, तो अगर आपको सिर्फ एंटरटेन टाइप की मूवी पसंद है, जो मैंने पहले ही कहा था, अगर आपको एंटरटेन टाइप की मूवी पसंद है तो फिर आपको ये मूवी जरूर बोर फील करवाएगा। पर अगर आपको बायोग्राफी टाइप की मूवी पसंद है और आप में जानने की बहुत सारी क्यूरियोसिटी है तो फिर आपको ये मूवी जरूर पसंद आएगा। बस इस मूवी को किसी और मूवी के साथ कंपेयर मत कीजिएगा, ये मूवी बाकी सब मूवी से अलग है। तो मेरा यहाँ पे एक सवाल है, ये मूवी हॉलीवुड की है और साथ में क्रिस्टोफर नोलन का नाम इसमें जुड़ा हुआ है, तो इसी वजह से इतना ज़्यादा क्रेज देखने को मिल रहा है। पर मेरा सवाल ये है कि अगर ये मूवी कोई इंडियन साइंटिस्ट को लेके बना हुआ होता, मान लीजिए जगदीश चंद्र बोस या फिर सीवी रमन को लेके, और बॉलीवुड में ये मूवी बना हुआ होता, तो फिर क्या ऐसा ही क्रेज देखने को मिलता?